आइए एक और चीज देखें, कविता लेखन। ये सब सृजनात्मक लेखन के रूप हैं, क्रिएटिव रूप हैं। और आपने बीएड में पढ़ा, सीटेट में पेपरों में क्वेश्चन देखे कि किसी लेखन कौशल की प्रौढ़ता किस पर डिपेंड करती है, उसकी सृजनात्मकता पे डिपेंड करती है। अगर सृजनात्मक लेखन का गुण आ गया तो समझ लीजिए लेखन कौशल के अंदर वो प्रौढ़ हो चुका है। इसलिए हर एग्जाम में क्वेश्चन लिखवा लिए, उसके आंसर लिखवा लिए, कुछ और लिखवा लिया, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें रहता है अंत में। कौन सा? क्रिएटिव राइटिंग का। जैसे एस्से लिखिए, लेटर लिखिए, अनुच्छेद लिखिए, कुछ भी लिखने के लिए दिया जाएगा जो आपने अपनी कल्पना शक्ति के बल पे लिखना है, भाषा शक्ति के बल पे लिखना है, लेकिन जो कुछ लिख रहे हो उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। नहीं आता लोगों को, इसीलिए बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी भी कर ली कईयों ने। एक लेटर लिखवाने के लिए बोल दो, लेटर लिखना नहीं आता है। समस्या यहां है, एक लेटर लिखना नहीं आता है, फिर क्या करोगे? कोई कहेगा हमें क्या करना है लेटर का, हमें कोई ऑफिस में जाना है, क्या करना है? ऐसा नहीं है। कविता लेखन, आप बच्चों को कविता पढ़ाएंगे, कोई बच्चा पूछ ले मैम कविता क्या होती है, क्या बताओगे कविता क्या होती है? पता ही नहीं। बच्चों को तो कह दोगे सब कविता लिख के लाओ मैगजीन के लिए। कोई बच्चा पूछ ले मैम कैसे लिखते कविता, तो मैम को ही नहीं पता। तो कविता लेखन का भी गुण पता होना चाहिए। कविता पढ़ी कैसे जाती है ये भी पता होना चाहिए, कविता कैसे लिखी जाती है ये भी पता होना चाहिए। दोनों गुण। मैं नहीं कह रहा कि आपको कविता लिखनी है, लेकिन पता होना चाहिए लेखन, क्योंकि आप पढ़ाएंगे बच्चों को। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि कविता होती क्या है, तो कविता शब्द में ही इसके तीनों गुण छुपे हुए हैं। इसमें ये है कविता, ये है कविता। क फॉर कल्पना, वी फॉर विचार, त फॉर ताल। ये तीन गुण होने चाहिए कविता में। कविता कल्पना शक्ति के बल पे लिखी जाएगी, उसमें एक विचार निहित होगा, और उसमें ताल में संगीत का गुण होगा, गेयात्मकता का गुण होगा, तो वो कविता कहलाएगी। तीन चीजें इसके अंदर खुद ही दे रखी है। परिभाषा मानने चाहें तो क्या करेंगे? शब्दों द्वारा कल्पना को लयात्मक रूप देना ही कविता है। शब्दों को अपनी कल्पना के बल पर एक लयात्मक रूप देना है। शब्द अभिव्यक्त हो जाएंगे तो भाषा बन जाएगी, लेकिन भाषा के अंदर कविता कब बनेगी? जब उसमें लयात्मकता आ जाएगी, रिदम, छंदगत रूप बताया जाता है जिसकी बात। परंपरागत कविता के लिए पहचान लोगों ने बता दी, उसमें रस होना चाहिए, छंद होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, ये सब गुण बता दिए, वक्रता आदि होनी चाहिए। ये हमने काव्य शास्त्र में पढ़ा। लेकिन आधुनिक कविता या आधुनिक विचारक जो हैं, किसे कविता मान रहे हैं? जिसमें शब्द संधान हो, खास प्रकार के शब्दों का संधान हो, बिंब उसका मुख्य गुण हो, और मुक्त छंद उसकी लय को बनाती हो। निराला को जब आप पढ़ेंगे तो वहां मुक्त छंद की बात आएगी। मुक्त छंद की अवधारणा निराला ने दी है, लेकिन मुक्त छंद का अर्थ कविता की छंदों से मुक्ति नहीं है। मुक्त छंद का अर्थ है छंद की रूढ़ियों से मुक्ति। और ये मुक्त छंद गाया नहीं जाता, ये पढ़ा जाता है। इट्स आर्ट ऑफ रीडिंग, निराला के शब्दों में। छंद रहित कविता तो
अलग कविता है, यह है मुक्त छंद। तो नई कविता में इन बातों की बात होती है, पुरानी कविता में उसका विश्लेषण करने के लिए इनकी बात की जरूरत होती है। ठीक है, तो कविता क्या है, एक परिभाषा, और ये परंपरा और आधुनिक कविता का अंतर भी आपको समझ में आना चाहिए। हमने वर्ड्सवर्थ के बारे में भी पढ़ा, अरस्तु के बारे में भी पढ़ा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था ना कि वास्तव में गद्य और पद्य में कोई अंतर नहीं है, अगर अंतर है तो किसका है, केवल छंद का, बस लय का। वो हटा दें, रिदम को हटा दें, तो गद्य और पद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं है। अब कविता लिखी कैसे जाती है, देखिए गद्य में क्या है, गद्य का एक पोर्शन देखिए। मान लीजिए बादल पागल है, ये एक सेंटेंस है। घायल करता है, ये एक सेंटेंस है। गद्य में ये दोनों सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्मेशन बिल्कुल क्रम से। यही शब्द कविता बनेंगे एक चेंज से। तो पद्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इसका शब्द संधान करना पड़ेगा और इसमें रिदम आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, बादल है पागल, करता है घायल। पढ़िए, आप देखेंगे ये जो गद्य था इसको कन्वर्ट कर दिया पद्य में, ये कविता बन गई। कविता बनाना कोई मुश्किल काम है, बताइए। अब ये करने से क्या आया, इससे आ गई लय, इससे आ गया तुक, इससे आ गया संगीत का गुण। इतना सा चेंज करते ही, शब्द संधान बदलते ही। अलंकार मैंने नहीं डाले, फिर भी अपने आप अलंकार आ गया, अंत्यानुप्रास। समझ आ रही बात, क्या किया मैंने। तो आप देख रहे हैं ये जो क्रिया है, क्रिया कभी भी नोट कर लें, क्रिया कविता में अंत में नहीं आती है। क्यों आती नहीं है, अगर ये क्रिया आखिरी में चली जाएगी, पूर्ण विराम लग गया, तो जो कविता का फ्लो है पढ़ने का, वो यहां जाकर रुक जाएगा। रिदम बनी रहने के लिए, कंटिन्यूटी बनी रहने के लिए क्रिया जो है बीच में रहेगी। जब तक क्रिया बीच में रहेगी तब तक एक सेंटेंस दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ता चला जाएगा, आखिरी में जाके उसे विराम मिलेगा। समझ आ रही। गद्य में ऐसा नहीं होता, गद्य में क्रिया आखिरी में ही मिलेगी। ये एक आप रूप देखने के लिए मिलता है। तो एक और बात, पढ़ने में बाधा देने वाले शब्दों के पर्याय लाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कविता लिख रहे हैं, एक तो इस बात का ध्यान रखें कि क्रिया एंड में ना आए, बीच में आए, शुरू में आ सकती है। ये शुरू में भी आ सकती थी क्रिया, है बादल पागल, करता है घायल, ऐसे कुछ लिख सकते थे, तब भी कविता बन रही है। लेकिन लास्ट में रखते ही सब चीज बिगड़ जाएगी। ये तो छोटे से मैंने एग्जाम्पल दिया है। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, कविता लिखते हैं, सर मेरी कविता पढ़ लीजिए, देखो इसमें कोई कमी तो नहीं है। शुक्ला जी हैं हमारे, जुड़े हुए हैं, अभी हो सकता है क्लास ना ले रहे हो, वो भी जरा कवि हृदय है, कविता भेज देते हैं कई बार, सर ये मैंने लिखा है कुछ जरा पढ़िए। कल्पना ने भी भेजी थी एक बार। तो उसमें मैंने क्या करना, मैं कोई कवि हूं क्या, मैं क्या करूंगा। मैं सिर्फ यही चीजें देखता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाव अच्छे हैं, अभिव्यक्ति भी सब कुछ सही है, लेकिन लेखन की जो कमी है, कविता के लेखन का गुण वो नहीं पता। तो कहीं चेंज करना है तो बता देता हूं, मैं ये कर लूं। फिर मैंने बताया पढ़ने में बाधा देने वाले शब्दों के पर्याय लाएं। कई बार क्या होती है, पढ़ने में कोई शब्द जो है आपको बाधा लाते हैं, रिदम को रोकते हैं, तो आप उसका पर्याय ले आइए, अच्छा लगता है। और तरीका ये होता है कि एक बार कविता लिख दी तो ये नहीं कि लिख दी, लिख कर उसे छोड़ देना पड़ता है, उसे महीने 2 महीने बाद फिर पढ़िए,
तब आपको खुद ही अपने आप कमी लगेगी। कोई किसी कविता का सुधार नहीं कर सकता, कोई उसका आलोचक नहीं बन सकता। आप कविता के लेखक हैं और आप ही खुद ही उसके संशोधक हैं, आप ही खुद उसके सबसे बड़े आलोचक हैं। एक ही कविता को आप लिखिए, आपको उस समय लगेगी सही है, किसी को मत दिखाइए, दोबारा रख दीजिए, 2 महीने बाद पढ़िए उस कविता को, आपको 4 कमियां अपने आप नजर आएंगी। फिर 2-4 महीने बाद फिर छोड़ दीजिए, फिर देखिए, 1 साल बाद, ऐसे 4 या 5 बार करिए, साल में 4 बार ही करिए चाहे, और 1 साल बाद जब उस कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको तब जो संशोधनों की निकलेगी फिर वो होगी कविता। किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे आपने अगर मान लो कोई स्कूल लेवल में कविता लिखी हो और आज आपको डायरी में मिल जाए तो आप उस कविता को पढ़कर खूब हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कहेंगे देखो मैंने भी क्या बचकाना हरकत से लिखा था, ये भी कोई कविता थी। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आपको उसमें कमियां नजर आ रही हैं। क्या है? उसमें लग रहा था यही कविता सबसे अच्छी कविता है, मैंने बहुत बढ़िया कविता लिखी, प्राइज मिलना चाहिए। तब आपको लगेगा नहीं इसमें ये शब्द गलत था, ये इसमें रिदम सही नहीं थी, इसमें तुक नहीं था, ये सब कुछ था। तो जहां बाधा देगा कोई शब्द पर्याय, उसे हटा दीजिए, उसकी जगह नया शब्द ले आइए उसका, ठीक है, जिससे कि रिदम बनी रहे। ये बात तीसरी। एक और बात इसमें नोट करें, शुरू में टिक तुक मिलान करें। एक तुकबंदी की कविता होती है, एक बिना तुकबंदी की कविता होती है, लेकिन तुकबंदी से रिदम जल्दी आता है। आधुनिक कविता तुकबंदी वाली कविता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखने लग रहे हैं शुरू में, तो कविता लेखन में आपको तुक का ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी तुक का ध्यान रखा, तो ये बात आप बच्चों को बता सकते हैं। और फिर क्या गुण लिखें, यहां मिटा देता हूं। कविता लिखते समय चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हो। चित्रात्मक भाषा का मतलब बिंबात्मक भाषा। अगर आप बिंबात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर वो जैसे जैसे आपने जो कुछ फील किया वही पाठक उसको पढ़कर फील करेगा, उसके आंखों के आगे चित्र बनेगा और वो आपकी भावना से जुड़ जाएगा, वही कविता अच्छी होगी। जैसे निराला ने देखा इलाहाबाद के पथ पर किसी स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए, अब वो जो चीज है जो उन्होंने देखा, उसके बाद उनके अंदर जो संवेदना जगी, अब उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर उसके लिए वो प्रतीक उठा लाते, लाद लपेट कर देते, भारी भरकम शब्द ले आते, तो कविता नहीं बन पाती। तो आप देखिए उन्होंने क्या लिखा, सीधे सीधे वही चित्रात्मक शब्द, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, जैसा देख रहे हैं वैसा ही लिख दिया। अब आप पढ़ते हैं तो सबके मस्तिष्क में एक चित्र बनता है, एक सड़क का, और एक स्त्री जो लगातार हथौड़े चलाकर सड़क बना रही है, उसका चित्र बनता है। भिक्षुक कविता लिख रहे हैं, वे आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, अपनी फटी झोली का मुंह फैलाए। जैसा देखा भिखारी का दृश्य उतार दिया। अब आपके सामने एक दृश्य बन रहा है, एक कमजोर से व्यक्ति का चित्र, जिसकी कमर झुकी हुई है, इतना कमजोर है कि पेट और पीठ बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं, कपड़े उसके फटे पड़े हैं, झोली तक भी फटी पड़ी है, पूरा चित्र उभरता है। चित्रात्मक भाषा होनी चाहिए। ट्रेडिशनल लोग कहते हैं अलंकार की बात, तो अलंकार सहज रूप से आए, ये भी ध्यान रखना है। मान लिया कि कविता को और सुंदर बनाता है अलंकार, लेकिन केशव वाला काम नहीं करना है आपने। अलंकार आते हैं तो सहजता से आ जाएं, जबरदस्ती रूपक अनुप्रास और ठूसने की जरूरत नहीं है। हमने अभी 2 पंक्ति को कन्वर्ट किया कविता के रूप में, तो आपने क्या देखा, अंत्यानुप्रास अपने आप ही आ गया।
ठीक है, तो अलंकार अपने आप आ जाते हैं। नेक्स्ट, अप्रचलित शब्द न हो। कवि भावातिरेक में रहता है और भावातिरेक में कई बार वो शब्द ले लेता है जो सामान्य जन में प्रचलित नहीं होते हैं। मैंने भाषा विज्ञान में भी समझाया था भावातिरेक का मतलब, आप जब किसी को रामचंद्र को रामू कह के पुकार ले, है ना, तो भावातिरेक कविता का गुण है, लेकिन ऐसा ना हो उसमें आप जिन शब्दों को रख रहे हैं वो अप्रचलित या अनगढ़ शब्द हो जाएं। विराम चिन्हों से बचें, एक ये बात भी है, विराम चिन्हों से बचें। अभी बताया पूर्ण विराम, कॉमा, कॉमा तो चलो रुकने के लिए होता है, लेकिन पूर्ण विराम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कविता में विराम चिन्हों से बचना होता है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ती है बताने के लिए, लेकिन कोशिश ये करें कि इनसे बचें जिससे कविता की लय में, गति में कोई बाधा ना आए। तभी कविता कैसी मानी जाएगी, तभी कविता श्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कविता लेखन क्या होता है इस पर हमने बात की। आप अपने आप भी कोई कविता लिख सकते हैं, या जो कविता लिखी हो उनमें ये सब चीजों को चेंज कीजिए, एक अच्छी सशक्त कविता आपके पास तैयार हो जाएगी। स्कूल में बच्चों को लिखना भी सिखा सकते हैं, खूब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप कराई जाती है, भाषण कला के लिए तैयार कराइए बच्चों को, कोई भाषण बताइए, कोई वाद विवाद तैयार कराइए, ठीक है, कोई कहानी लिखना सिखाइए। ये सब चीजें, ये लेखन अभिव्यक्ति के सारे रूप हैं, इसमें आपको दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल जो है इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसको अंतिम क्लास का रूप देंगे। इसमें कई लेखन कौशल की चर्चा और कर लेंगे, भाषण की बात कर लेंगे। भाषण कौशल, एक भाषण का मतलब बोलना नहीं, जो एक्चुअल भाषण दिया जाता है जिसे कहते हैं, तो उस समय क्या ध्यान रखना होता है। आपने भाषण नहीं देना, लेकिन भाषण देना बच्चों को आप कराते हैं। भाषण कौशल की बात कर लेंगे और वाद विवाद की बात कर लेंगे, पटकथा लेखन की बात कर लेंगे, डायरी लेखन की बात कर लेंगे, ठीक है, और पत्र लेखन की बात कर लेंगे। व्यावसायिक अव्यावसायिक कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, ये सब चर्चा करेंगे। खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। कल का दिन और रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग कह रहे थे सिलेबस तेजी से चल रहा है, तो मैं ठीक है कल एक क्लास रख लेंगे, कल और फिर रखकर से कंप्लीट करेंगे और फिर देखेंगे कोई नया टॉपिक, ठीक है, जैसे भी हो सकेगा। कल मिलते हैं।